एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी मिर्च। जय जय राजस्थान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चारू कौशिक। प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल मिलने वाली महासौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, पूरे देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में 4 जुलाई का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मरुधरा की धरती पर करीब 80,000 करोड़ रुपए की 2 महापरियोजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं। ये सौगातें देकर पीएम मोदी विकास की नई इबारत लिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 करोड़ रुपए की लागत से बने जोधपुर एयरपोर्ट के भव्य राजपूती शैली वाले नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वे बालोतरा के पचपदरा में 79,459 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक रिफाइनरी देश को सौंपेंगे। इसके अलावा पीएम जयपुर शहर को भी बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी और मेट्रो सहित विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर कल का दिन राजस्थान के लिए खुशियों का दिन है। पचपदरा से भारत की ऊर्जा तस्वीर बदलेगी तो जयपुर मेट्रो फेज 2 से जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत होगी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से हवाई व्यवस्था मजबूत होगी और राजस्थान में विकास की रफ्तार कई गुना ज्यादा होगी। तो इधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने रिफाइनरी के काम को 5 साल तक खुद ने ही अटकाया था। तो पूर्व सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान परियोजना का काम 5 साल तक रुका रहा, जिसके कारण इसकी लागत में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी कहा कि यह रिफाइनरी राजस्थान के विकास के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना है और इसका भव्य सार्वजनिक उद्घाटन होना चाहिए था। पीएम को एक बड़ी जनसभा भी करनी चाहिए थी, लेकिन पीएम आनन फानन में इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि पीएम के कल के दौरे से राजस्थान में विकास की तस्वीर कितनी बदलेगी। रिफाइनरी, मेट्रो और एयरपोर्ट टर्मिनल जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर भी विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले, जिनके साथ चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपको रिएक्शन दिखाते हैं कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के इस महासौगात को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। आप सभी को जैसा याद है कि कल बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जोधपुर और बालोतरा पधार रहे हैं और आपने देखा है कि बहुत अच्छा टनल बनके तैयार हुआ है जोधपुर में, इसका भी उद्घाटन है और काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का। कल उस रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने 17 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास किया था और उद्घाटन भी उसका वो ही कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है और राजस्थान में तो ही, लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूँगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। कल आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आराम से प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को पूरी तरह से आप देखेंगे और दिखाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमको हम सभी लोग हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं राजस्थान और दो बहुत बड़ी सौगातें हमको दे भी रहे हैं और उनका एक का उद्घाटन है, एक का शिलान्यास है और बहुत फ़ायदा होगा हमारी यूथ को होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी मेट्रो से, फिर आपके और कनेक्टिविटी का एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी बढ़ेगी कि ये जो
थोड़े जो एरियाज़ हैं जो थोड़ी दूर हैं, विशेषकर विद्याधर नगर है, विद्याधर नगर में बहुत आगे तक जा रही है और वो सीकर से कनेक्ट होता है, तो वहाँ से भी लोग बहुत इजीली मेट्रो के माध्यम से सिटी में आ सकेंगे, ट्रैफिक अपना कम होगा उससे। बहुत मुझे लगता है बहुत सारे फ़ायदे हैं। और पचपदरा रिफाइनरी का तो मैं कहूँगी बहुत हमारे इकोनॉमिकली भी जो राजस्थान को फ़ायदा होगा वो बहुत बड़ा है। और हर तरीके से जो एक इतना बड़ा काम है, मैं मानती हूँ कि ऐतिहासिक काम है जो इतने समय से रुका हुआ था और फाइनली उद्घाटन हो रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इतने उनके बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमेशा राजस्थान के लिए वो हम लोगों को समय भी देते हैं, मार्गदर्शन भी उनका रहता है, नेतृत्व भी मिलता है। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, हमारे साथ सुरेश ठोलिया जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुरेश जी स्वागत है आपका। संजय शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुरेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। ऐतिहासिक दिन है राजस्थान के लिए, बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने वाली है तमाम नजरिए से अगर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से देखा जाए, रोजगार के नजरिए से देखा जाए। लेकिन कांग्रेस जो है विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार सवाल उठा रही है। उसके बाद मैं जाऊंगी संजय जी के पास भी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जनता भी ये जानना चाहती है कि क्या वास्ट इम्पैक्ट जो है इन तमाम परियोजनाओं का, इस महासौगात का राजस्थान पर और साथ ही साथ देश पर भी पड़ने वाला है। मैं ये कहूंगा कि जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल जी के नेतृत्व में, उन्होंने जो विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किया है, उसमें ये एक नया कीर्तिमान और जुड़ने वाला है। इसका लाभ संपूर्ण राजस्थान का होगा। यदि अपन पूर्वी राजस्थान के अंदर देखें तो जयपुर को जो मेट्रो फेज सेकंड है, जिसके अंदर 41 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक है उसका निर्माण होना है। और यदि आप पश्चिमी राजस्थान में देखें तो वो एक टूरिज्म हब और एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में एक विकसित होगा। 9 मिलियन टन का जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, 2.4 की पेट्रोकेमिकल उत्पाद है। तो एक तो हम लोगों के यहाँ जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होता है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, वो कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, युवाओं को 50,000 से ज्यादा रोजगार मिलने के अनुमान है इसके अंदर। और जो जोधपुर के अंदर जो नया टर्मिनल हुआ है, जो पहला जो एयरपोर्ट था उससे 6 गुना बड़ा है, 480 करोड़ की मदद से बना है, ऐतिहासिक है वो। ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों का बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे ढंग से विकास होगा। इसमें एक चीज आप मिस कर रहे हैं कि 51,000 लगभग युवा जो है उनको नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सौंपेंगे। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि राजस्थान के लिए जो काम पिछले 2.5 साल में भजनलाल जी ने किया है वो याद रखा जाएगा। हमेशा आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि इस तरीके के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर विकास की अलग ही एक कहानी लिख दी थी। चाहे वो यमुना जल समझौता हो, फिर चाहे रिफाइनरी हो, और समय पर काम होना। जैसे आप ये देखोगे कि एयरपोर्ट है जो जोधपुर के अंदर 2023 के अंदर शिलान्यास हुआ और 2026 के अंदर उसका उद्घाटन हो रहा है। तो समयबद्ध तरीके से ये काम हो रहा है। और रिफाइनरी जो है उसका भी लाभ युवाओं को मिले, सभी को उसका फायदा मिले, ये सारे देश के विकास में उनकी भूमिका बढ़े, यही सब ध्यान में रख करके है। अब जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस इस तरीके का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस को कम से कम इस तरीके के मौकों पर कि भाई ये जो डेवलपमेंट है वो आम जन के लिए है, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन सरकार कुछ काम कर रही है, कम से कम इस मौके के ऊपर तो हम लोग 1-2 तारीफ के शब्द बोल दें। जहां पर भी विकास हो, जहां पर भी भारत आगे बढ़ रहा हो, जहां पर भी राजस्थान आगे बढ़ रहा हो, वहां पर ये विरोध के स्वर जो है ऊंचे कर देते हैं। ये जहां पर तक रिफाइनरी की बात है, 2013 के अंदर इन्होंने सोनिया जी को बुला करके एक पत्थर रखवाया, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा था। अब ये देखो कि उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनसे आप शिलान्यास करवा लेते, वीरप्पा मोइली जी से करवा लेते, तो इन्होंने सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए। ये उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमने जो काम करा 2018 के अंदर, फिर 2017 के अंदर वसुंधरा जी ने दोबारा उसका एमओयू करा, उसके बाद में उसकी बाउंड्री वॉल हुई। यानी इन्होंने ना तो लीज करी जमीन की, ना एनवायरमेंट क्लियरेंस हुआ, ना किसी तरीके का उसके अंदर टेंडर हुआ, ना कोई फिजिकल वर्क ग्राउंड पे हुआ।
सारा ठीक है। काम जो है वो वसुंधरा जी के 2017 के अंदर उसके दोबारा एमओयू होने के बाद में ये काम शुरू हुआ। 2018 में इसका शिलान्यास हुआ। उसके बाद बीच में फिर कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने लटकाने भटकाने का काम करा। फिर से भजनलाल जी की सरकार आई तो इसे तीव्र गति से इसका विकास कार्य जो है वो हम लोगों ने ठीक है। किया। यानी ठीक है। ग्राउंड पे कोई काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा होता नहीं है। सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ये लोग काम करते हैं, बड़े ठीक है। सपने दिखाते हैं लोगों को। ग्राउंड पे इनके ठीक है, द्वारा कोई सुरेश जी। काम इनसे ठीक होता है। नहीं है। योजनाओं में भ्रष्टाचार कर देंगे, लोगों को भ्रमित कर देंगे, ये काम ही इनका है। ठीक है। जबकि आप देखोगे तो IRR ठीक की है बात सुरेश कर जी, लो, मैं आऊंगी वो उस वापस। समय मैं तमाम HPCL का आपके जो दबाव डाल जवाब के आपने बहुत दिए कम होने हैं के कारण से जी, जी। 56,000 करोड़ रुपए राजस्थान के ऊपर पड़ने थे, उसका भार पड़ना था, उसको ठीक है। रीनेगोशिएट करा उस MOU को और 16,000 करोड़ रुपए जो है ठीक है। वही केवल राजस्थान के ठीक ऊपर है उसका सुरेश भार जी, पड़ेगा। तो रिएक्शन मैं ले 40,000 लेती हूँ करोड़ आपके रुपए जवाब का। राजस्थान पर उसका भार ठीक कम है, ठीक पड़ेगा। है। और हम कह रहे हैं कि ठीक है राजस्थान की सुरेश जी, 26% मैं आपकी बातों का हिस्सेदारी रिएक्शन ले होने के लेती हूँ। कारण से संजय इसका जी, आपके डिविडेंड का पास मैं लाभ आना है। चाहूंगी। 5 से 6,000 करोड़ रुपए के लगातार टैक्सेस के लाभ जो राजस्थान सरकार को मिलेंगे। विपक्ष 50,000 सवाल उठा employment रहा generate है। होंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म हब, इस तरीके के तमाम जो क्या आप तक लाभ मेरी है आवाज वो पहुंच पा रही है राजस्थान संजय जी? सरकार को, यहाँ राजस्थान को मिलेंगे। संजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम, पहुंच पा रही है। जी जी। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है प्रदेश में, उसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में विपक्ष के द्वारा ये बातें चर्चा का विषय बन जाती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जनसभा नहीं की गई है और या फिर ये काम इतने समय से अटका हुआ था। यानी कि प्रेज कभी भी विपक्ष नहीं करता है अगर कुछ अच्छा भी प्रदेश में हो रहा है। क्या आपका रिएक्शन है? और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया था, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। हाँ मैडम, मैंने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को निर्बाध गति से बोलने दीजिएगा, टोकिएगा मत बीच में। जी जी। सबसे पहले तो आपने अपने इंट्रो में 2-3 बार महासौगात, सौगात, मोदी जी ये कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक, वंडरफुल, ऐसे बातें करी आपने लगभग। क्यों करी, मेरा आपसे सवाल ही है। अरे भाई, टैक्स पेयर का पैसा है। मोदी जी को अपने घर से ला रहे हैं क्या? भजनलाल जी को अपने चाचा के घर से ला रहे हैं क्या? तो फिर 2013 के बाद में आप बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है। नहीं, मैं इसी बात, आपने मुझसे सवाल किया। देखिए संजय जी, आपने कहा कि आप मुझसे सवाल करें तो मैं आपको रिएक्शन दूंगी ना उसका। आपने बोला। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ मैडम, मुझे आप बोलने दीजिए। ठीक है। अगर आपने बुलाया है, न्योता दिया है आपके चैनल ने, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने मुझसे सवाल किया संजय जी, उसका रिएक्शन भी मैं दूंगी, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपकी बात पे। आप शांति से जी जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, आप बोलिए। महासौगात, सौगात इस शब्दों से बचना चाहिए। जनता का पैसा है, जनता पे खर्च हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, होता है, ठीक है ना, पहली बार नहीं हो रहा। अब मैं बात कर लेता हूँ मोदी जी के कल दौरे की। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है। राजस्थान की मरुधरा पे वो आए, जो प्रोजेक्ट है शिलान्यास करें, बहुत अच्छी बात है। कुछ टाइम पहले भी रिफाइनरी में आने वाले थे, एक दिन पहले वहां आग लग गई थी और हालांकि पता नहीं चल पाया आज तक कि क्या कारण थे आग लगने के, क्योंकि मैंने तो ये पता लगाया कि जहां भी पीएम का विजिट होता है 24 घंटे पहले सैनिटाइजेशन हो जाता है, एसपीजी जो कमांडोज पहुंच जाते हैं, और इतनी बड़ी घटना क्यों हुई उसका पता नहीं चल पाया आज तक, ठीक है। पर चलो फिर भी वो कल आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कोई वहां पर ऐसी कोई दोबारा घटना ना हो जाए। उनका स्वागत है। मेट्रो का प्रोजेक्ट वो करेंगे पूरा, उसका जो भी स्टार्ट करेंगे, जो भी वो करने आ रहे हैं वो करें, बहुत अच्छी बात है। देश पूरा साथ है, राज्य उनके पूरा साथ है। पर मोदी जी जो आ रहे हैं ना, तो हमारे में कुछ सवाल है कैटेगोरिकली। पहला सवाल है, कब तक सहेगा राजस्थान? लॉ एंड ऑर्डर एकदम चौपट हो गया, जेल में हत्याएं हो रही है, कब तक सहेगा राजस्थान? यहाँ के मंत्रियों की भाषण सुनिए आप, मदन दिलावर जी वैश्याओं की और प्रसूताओं की और पतिव्रता नारियों की बातें करते हैं महिला के बगल में बैठ के। कब तक सहेगा राजस्थान? गजेंद्र खींवसर जी कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत है, नाचते गाते थोड़ी आई थी हॉस्पिटल में। कब तक सहेगा राजस्थान? इनके सिंचाई मंत्री है, उनके डिपार्टमेंट का हर आदमी पकड़ा जा रहा है करप्शन में, एसीबी पकड़ रही है, मंत्री जी धमकाते हैं मुख्यमंत्री को, लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करना, मेरा नाम किरोड़ी मीणा है, मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, हो क्या रहा है? परसों कल ही आपके गजेंद्र खींवसर जी ने अमित शाह से मुलाकात करी है, आज किरोड़ी मीणा जी ने गृह मंत्री से मुलाकात करी है। तो कोई निचोड़ निकल रहा है क्या? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो राजस्थान के इस सर्कस पे, इस बंदरबाट पे बात करें। 8 करोड़ जनता की जो स्थिति कर रखी है, महिलाएं, जवान, नौजवान, किसान, हर आदमी रो रहा है खून के आंसू। क्या कर रहे हैं मोदी जी? दिल्ली बैठे हैं, भजनलाल जी को बुलाते रहते हो आप, हर महीने एक बार जाते हैं भजनलाल जी सलामी देने के लिए। तो उस सलामी जब आप उनसे लेते हो, ठीक है संजय जी, मुझे लग रहा है कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। संजय जी, आज पचपदरा रिफाइनरी को लेकर के बात हो रही है और बिल्कुल आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए ना। देखिए, पीएम रोज रोज राजस्थान में नहीं आते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ रहे हैं तो राजस्थान के लोगों का हक बनता है
कि ये जो बंदरबाट, ये सर्कस, ये इनकॉम्पिटेंट लोग जो इकट्ठा होकर सरकार खेल रहे हैं, राजी हो रहे हैं झुंझुना पकड़ के, तो इन पे कोई कंट्रोल दिल्ली का है कि नहीं है? या भजनलाल जी केवल घेवर का डब्बा ले जाने के लिए है दिल्ली में कि घेवर का डब्बा ले जाओ और अमित शाह को दिया हो? ऐसा नहीं होता ना। अगर आप सरकार में आए हो, झूठ पाखंड करके, नैरेटिव करके, हिंदू मुसलमान करके, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने के बजाय चौपट आपका राज है। कोई एक धेले का आपने काम नहीं किया, एक धेले की योजना भजनलाल जी की नहीं है, 1 रुपए का टेंडर नहीं निकाला है, सड़कों के हाल बदहाल है। आप देखेंगे जयपुर में आज कल की जो बारिश के बाद क्या स्थिति हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था, जेल में हत्याएं, महिलाओं पे अत्याचार, क्या हो रहा है? इसलिए सुना था कि राजस्थान में डबल इंजन। और इन्होंने बात करी कि साहब सोनिया गांधी जी से कराया था पत्थर का, जो भी उन्होंने बोला। तो मुझे बताइए, भारत के रेल मंत्री जी मोदी जी हैं क्या, जो वंदे भारत चलती है तो हरा झंडा पकड़ के खड़े हो जाते हैं? अश्विनी वैष्णव जी कर सकते हैं ना वो काम, तो मोदी जी क्यों करते हैं? चाहे से सड़क बनाने का वो काम हो, पोल पे लाइट लगाने वाली बात हो, मोदी जी पकड़ हाथ में झंडा खड़ा हो जाते हैं। उस विभाग का मंत्री वो काम नहीं करता। मोदी जी को बहुत शौक है, मोदी जी को 100 खून माफ है। अगर यहाँ पे यूपीए चेयरपर्सन मनमोहन सिंह साहब की अगुवाई में, उनकी मौजूदगी में, एक महिला होने के नाते महिलाओं का सम्मान तो बीजेपी जानती नहीं है, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस करना जानती है। हमने किसी महिला के हाथ से, और ऐसा कहा भी जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, नकली हिंदुओं को पता नहीं होगा कि किसी भी काम का अगर शुभारंभ किसी महिला के हाथ से होता है तो वो काम अच्छा फूलता है, फल फूलता है। और ऐसा हुआ भी है। और हमने अगर सवाल उठाए हैं मैडम, तो हमने मोदी जी की यात्रा पे सवाल नहीं उठाए। मोदी जी का अपना देश है, अपना राज्य, आ सकते कभी भी। हम ये तो कहेंगे ना कि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट आपके डबल इंजन सरकार 14 से चालू है, आप क्यों नहीं कर पाए इसको? आप उसकी लागत बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये तो वाजिब सवाल है। अगर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है तो विपक्ष के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि वाजिब सवाल पूछे। इसमें क्या पेट में मरोड़े आते हैं बिना बात इन लोगों के? इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, केवल नैरेटिव, झूठ फाकट कर लो, सत्ता पे हासिल कर लो और जनता को गुमराह कर लो। राम मंदिर में क्या हो रहा है पता ही है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चंपत राय जी क्या कर रहे हैं? तो पूरे देश में बंदरबाट हो रही है, किसी एक राज्य में नहीं हो रही है। और मोदी जी यहाँ बोलते नहीं है कुछ, विदेशी यात्राओं पे जाते हैं, झप्पी पा लेते हैं, खीखी कर लेते हैं, यहाँ वो नहीं बोल पाते कुछ भी। यहाँ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना मोदी जी को चाहिए। अगर वो कल आ रहे हैं, बहुत स्वागत है, खम्बा गणी मोदी जी, पधारो हमारे राजस्थान। पर यहाँ राजस्थान जो सुलग रहा है, जो परेशानी में हम जी रहे हैं, इन समस्याओं को एड्रेस करो। और पहली बार के आगे भजनलाल जी को भी समझाओ कि काम करो, वरना 2-2.5 साल की बात है, टंडनाती भी कांग्रेस आ रही है, तो रोक सके तो रोक के दिखा देना। ठीक है। वैसे संजय जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आप शायद सवाल से भटक गए थे, जवाब आपने दिया नहीं कि क्यों विपक्ष अभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। और सवाल आप मुझसे भी पूछ रहे थे कि महासौगात लिखा है, ये लिखा है, मैंने क्या अपने इंट्रो में पढ़ा। तो जब कांग्रेस काम करती थी, जब कांग्रेस पिछले 5 साल थी सत्ता में, कांग्रेस ने काम किया था, तो पोस्टर्स तो अशोक गहलोत के भी लगे थे। आप देख सकते थे 22 गोदाम से लेकर के सिविल लाइंस तक पोस्टर्स पे यही लिखा जाता था। तो जो सरकार काम करती है उसकी वाहवाही वो खुद करना चाहती है, और वो चाहती है कि मीडिया वो काम जनता तक पहुंचाए, जो भी करिए। ठीक है संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी, मैं आपको दोबारा समय दूंगी। जी बोलिए। मुझे जो ऑब्जेक्शन था वो महासौगात और इन शब्दों से था। ठीक है। और अगर हमारी गवर्नमेंट में भी होर्डिंग लगे थे तो गलत है। देखिए, टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा जनता पे खर्च होता है, ये तो राजनीति होती है। ठीक है। तो जनता को ये क्यों दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे पे कोई एहसान कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। प्रेम पाठक जी, आपने दोनों ही पक्षों की बात सुनी है, सुरेश जी की बात सुनी, संजय जी की बात सुनी। किस तरीके से ये जो तमाम कल बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है, बड़े काम होने वाले, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपका क्या रिएक्शन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? राजस्थान के लिए मैं समझता हूँ कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हैं, ये बात अपनी जगह राजनीतिक दलों की सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, वो बात की बातें हैं। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान को एक रिफाइनरी जैसी एक सौगात मिलने जा रही है। ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि राजस्थान वासियों के लिए बहुत अच्छा एक खुशखबरी वाली खबर है। क्योंकि लगभग 1.5 दशक से हम, पूरा राजस्थान वासी है जो इस रिफाइनरी की एक वेट कर रहा था। चर्चाएं चल रही थी, सियासी चर्चाओं में घूम रही थी, रिफाइनरी इतनी आ रही है, उतना आ रहा है, ये बजट बढ़ गया, ये लागत बढ़ गई, समय बढ़ गया, सारी कुछ। लेकिन धरातल पे आने का हर व्यक्ति सपना सोच रहा था कि भाई ये धरातल पे कब आएगी। एक वो अच्छा दिन कल आ रहा है और उम्मीद है कि कल हमारे जो रिफाइनरी का है वो राष्ट्र को समर्पित होगी। प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी विकास की परियोजना है, अगर उसको आकर मान लो भी कोई भी जो भी चेयर पे है, बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी और की नहीं है, बात होती है चेयर की। जो चेयर पे वो आ रहे हैं देश के लिए, अगर कोई सौगात दे रहे हैं या राजस्थान के लिए सौगात दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। इससे राजस्थान का एक तरीके से विकास के द्वार खुलेंगे। आर्थिक स्थिति सरकार की वो मजबूत होगी। जब सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो निश्चित रूप से काम बढ़ेंगे, विकास के काम होंगे, और इसके अलावा रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, एक राजस्थान एक को एक नई दिशा मिलेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कल का दिन रिफाइनरी का जो सौगात मिल रही है बहुत अच्छा दिन है, और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। इसी के साथ जैसे जयपुर में जो मेट्रो की फेज 2 की सौगात मिल रही है, शिलान्यास का होने जा रहा है, वो एक अच्छा कदम है। चाहे सरकार किसी की हो, कुछ भी हो, लेकिन विकास के काम तो चलते रहने चाहिए। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, कि कोई भी सरकार हो, अपने समय में सभी लोग प्रयास करते हैं विकास के। अपनी अपनी जो सामर्थ्य होती है सरकारों की, उसके अनुसार काम किए जाते हैं। कांग्रेस ने अपने समय में किए थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कल कोई और सरकार होगी तो वो अपने हिसाब से करेगी। तो ये राजनीति, विकास कार्यों में राजनीतिकरण नहीं करके, बल्कि ये किया जाना चाहिए कि भाई कोई नई चीज हो रही है तो इसका स्वागत किया जाए, और सब मिलके कुछ ऐसा हमारे राजस्थान के लिए करें कि और भी हम ज्यादा कुछ केंद्र से या राजस्थान सरकार के माध्यम से विकास कार्यों की और सौगात ले सके। ठीक है प्रेम जी। सुरेश जी, आपने तमाम बातें सुनी हैं, संजय शर्मा जी ने क्या कुछ कहा, और फिलहाल राजनीति क्या हो रही है राजस्थान में, क्या प्रतिक्रिया आ रही है सरकार के मंत्रियों की, और उन तमाम बातों का रिएक्शन भी। साथ ही ये बड़ा सवाल तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहा है, जैसे कि आपने भी अपनी बात की शुरुआत, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इतना समय लग गया था इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, और क्या कोई राजनीतिक तीर साधने की कोशिश की जा रही है कि एक साथ इतने बड़े विकास के काम राजस्थान में हो रहे हैं? ये एक सवाल है। एक तो मैं ये कहूंगा कि हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, और चुनाव आने पर इस तरीके की परियोजनाएं घोषणा करना, ये कांग्रेस की संस्कृति में, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 2013 सितंबर के अंदर शिलान्यास एक पत्थर रख करके, सिवाय पत्थर रखने के अलावा कुछ काम नहीं हुआ था। पत्थर रखने का काम जो है वो सोनिया जी से करवाया था। उन्होंने कहा था कि सोनिया जी से करवा लिया तो कोई बात नहीं, आप किसी से भी करवा लेते। मैंने ऑब्जेक्शन इतना सा था, मैंने नाम लिया था पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का। मनमोहन सिंह जी के नाम से इनको बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। मैंने कहा था किसी से भी करवा लेते। खैर उस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस परियोजना पे काम ही शुरू हुआ है 2017 से। एचपीसीएल इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा एक टेक्निकल टर्म है IIR, जो कि बहुत कम होता, उसके कारण से रीनेगोशिएट होकर के राजस्थान के 40,000 करोड़ बचाने के लिए उसमें लंबा समय लगा। 2017 तक रीनेगोशिएट करके MOU हुआ, यानी दोबारा MOU हुआ। सिर्फ सपने देखे कांग्रेस ने, कागजी घोड़े दौड़ाए और कुछ नहीं करा। 2018 में फिर इसका शिलान्यास हुआ। तो एक्चुअली देखा जाए तो 9 साल हुए हैं। इसके अंदर जो यदि आप देखोगे तो बहुत बड़ा काम हुआ है। आप देखो 8-9 साल इस परियोजना में स्वाभाविक है। आप इसको 2013 से देख रहे हैं इसलिए आपको लंबा समय लग रहा है, लेकिन 2013 में तो सिर्फ एक कागज के टुकड़े पे साइन हुए थे और कुछ हुआ ही नहीं था, और एक पत्थर के टीका निकाला गया था, इतना सा काम हुआ था। तो इस काम को करने में फिर बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो आप जानते हैं किस तरीके से लटकाने भटकाने का काम होता है। इसी तरीके से कहा कि कुछ चुनावी लाभ लेने के लिए, अभी हमने यमुना जल समझौता करा, तो उसके अंदर जो काम आगे बढ़ा था चुनावी लाभ लेने के लिए नहीं, सरकार की नीयत सही हो, लोगों के हक के काम करने की हो, और एक निर्बाध रूप से काम चलते हैं। यमुना पहले अपन ने करा, वो ERCP का करा तो का चुनावी लाभ, यमुना का करा तो का चुनावी लाभ। अब ये काम तो भजनलाल जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चलते ही रहेंगे। अब उन्होंने कहा कि एक दो चीजें में उनकी जो है वो महासौगात क्यों बोल दिया, जनता का पैसा। बिल्कुल जनता का पैसा है, कोई घर से नहीं लेके आता, लेकिन उसका सदुपयोग होता है तो अच्छा लगता है एक्चुअली, कि भाई जनता का पैसा जनता के हित में। यदि उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाए, जिस तरीके से कांग्रेस के UPA के टाइम में 2G स्कैम हुआ, कोल इंडिया हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाले हुए, तमाम तरीके के घोटाले हुए, तो वो जनता के पैसे को आप इस तरीके से, CAG ने उस तरीके तमाम रिपोर्टें दी थी, उस तरीके से यदि इतना भ्रष्टाचार आप करोगे तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा, वो होगा। फिर जैसे जल जीवन मिशन के अंदर देश के अंदर 16 करोड़ से ज्यादा जो है नल से जल कनेक्शन दिए गए। माताओं की चिंता करना ये होता है, उसमें इनके जो महेश जोशी थे उन्होंने भ्रष्टाचार करा। देश में नल जल से जल के कनेक्शन इतने मिल गए, राजस्थान पिछड़ गया। भजनलाल जी की सरकार आने के बाद 2 साल में 15 लाख कनेक्शन दिए। तो ये काम होता है। 11 करोड़ महिलाएं जो है उनको उज्ज्वला कनेक्शन के माध्यम से जो कनेक्शन दिए गए। 2.2 लाख स्टार्टअप स्थापित हुए, उसके अंदर 48% महिलाएं हैं। तो और 3 करोड़ लखपति दीदियां बनी है, 3 करोड़ और बनाने का लक्ष्य है।
जो अपराध की बात करें तो राजस्थान जो है वो शीर्ष स्थान पर था। राजस्थान यदि आप देखोगे कांग्रेस के समय महिला अपराध के अंदर, यदि पिछले 2 साल के अंदर देखोगे तो अपराधों के अंदर 15% की कमी आई है, महिला अपराध में 10% की कमी आई है। बाकी जो अपने हत्या वगैरह के जो आरोप है वो अपराध है उसमें 50 से 75% तक की कमी आई है। तो बिल्कुल प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके और काम आगे बढ़ाया जा रहा है। यदि कहीं पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है, सरकार सख्ती से काम करती है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है सरकार। इनके समय गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक करके राजस्थान के युवाओं को भविष्य बर्बाद करने का काम करा, फिर शिक्षकों से पैसे लेकर के और ट्रांसफर करे। तो ये एक्चुअली योजनाओं की घोषणा करना, भ्रष्टाचार करना और फिर झूठे लोगों को लोग लुभावने वादे करना और फिर नई सरकार बनने के बाद उसे भूल जाना, चुनाव के समय याद करना, ये सब काम है। और मोदी जी विदेश जाते हैं तो खी करते हैं, जप्ती करते हैं। किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं? कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करा? नहीं करा। ये कांग्रेस की संस्कृति है। अब राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, कभी राम मंदिर को काल्पनिक बताया, कभी राम मंदिर के नाम पे रथ यात्रा के समय राष्ट्रपति शासन लगाया, कभी राम भक्तों पर गोली चलाई। इनको कुछ पता ही नहीं है कि हमने देश की संस्कृति को, देश के धर्म को किस दिशा में ले जा गया। तुष्टीकरण की राजनीति, एक ही धर्म को बढ़ावा देना, ये सब काम करने का इनका काम रहा है। ठीक है संजय जी, तमाम बातों का रिएक्शन आपसे चाहूंगी। साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये ज्यादा राजनीतिक कार्यक्रम है या ये सरकारी कार्यक्रम है? क्या मांग रही है कांग्रेस इसे? मैडम, पहले तो मैं एक बार ये हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि हमने पत्थर रखने के अलावा वहां कुछ नहीं किया रिफाइनरी में। थोड़ा उस पर रोशनी में एक बार डाल देता हूँ। अभी तक हमने क्या क्या किया था। हमने मार्च 2013 में MOU साइन किया था HPCL के साथ, मार्च 13। इन्होंने शायद महीना भी आगे पीछे कर दिया। आगे क्या किया हमने? मैं सितंबर में शिलान्यास का कह रहा हूँ। हाँ, मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने कुछ नहीं तो कोई बात नहीं। मार्च 13 में हमने MOU किया विद HPCL। उसके बाद में हमने जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क बना दिया HPCL के साथ में। उसके बाद में हमने जमीन दे दी और स्टेट का जो सपोर्ट था प्रोजेक्ट के लिए वो हमने दे दिया। उसके बाद में यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल हमने सितंबर 2023 में ले लिया। सितंबर 2013 में यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल ले लिया। सितंबर 2013 में ही उस समय की यूपीए चेयरपर्सन के हाथ से हमने शिलान्यास करा दिया। और उसके अलावा हमने क्या किया, 26% जो है राजस्थान का स्टेक रखा, इक्विटी का स्टेक रखा उस प्रोजेक्ट में जो हमने स्टार्ट किया। ये बात तो आ गई हमारे रिफाइनरी की। अब अभी बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बढ़िया चल रहा है, डबल इंजन सरकार है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, सारे दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, भारत में सबसे ज्यादा रेप के मामले इस वक्त राजस्थान में हो रहे हैं, जो कि बाद के जो राज्य हैं वो भी डबल इंजन वाले ही हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और उनसे भी हम बहुत आगे हैं। ये तो रेप की बात है। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट विमेन, जिसमें रेप के अलावा और जो क्राइम्स होते हैं महिलाओं के साथ में, उसमें हमारे 36,563 टोटल केस रजिस्टर्ड हुए हैं बहुत मोस्ट रिसेंटली। इकोनॉमिक ऑफेंस में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो इनका राजस्थान का मॉडल है डबल इंजन वाला, जिसकी ये वाहवाही लेना चाहते हैं। अब इन्होंने बात करी कि साहब इन्होंने 2G स्कैम और इस सब की बातें करी, तो मैं समझता हूँ कि ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट तो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ी न्याय की पंचायत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि साहब ये जो भी आपने फिगर दिए थे ये सारे फिक्शनल थे, कोई स्कैम माना ही नहीं है, कोई स्कैम नहीं। अब बताता हूँ स्कैम क्या हो रहा है। बीजेपी राज में जो पुल बनते हैं वो 2-2 महीने में टूट जाते हैं, लोग मर जाते हैं। ये है करप्शन। बिहार में हमने देखा है, और कुछ राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहां पे खेत की फोटो लगा देते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया, और वहां जनता जाती है, वहां पे खेत खलिहान है, और उसको AI की तरफ से उसको बना के और एयरपोर्ट बना देते हैं। तो ये विकास है। भ्रष्टाचार हमको मत सिखाओ। और राम मंदिर काल्पनिक, हमने कभी राम मंदिर के उनके राम भगवान के ऊपर हमने सवाल नहीं उठाया है, कभी भी नहीं। अगर है तो रिकॉर्ड बता दीजिए आप। और अगर राम भगवान के ऊपर, अच्छा सबसे बड़ी बात बताऊं, 1989 के पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक मुद्दा बनाया था। प्रेम पाठक जी बैठे, मेरी बात से सहमत होंगे। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी भारत में जिसने 1989 में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। उसके नाम पे सरकारें बनाई, चंदे ले लिए, वोट हासिल कर लिए, 2 MP थे उससे 303 आ गए।
आज जब राम मंदिर पे डकैती हो रही है, कौन कह रहा है? नपेंद्र मिश्रा, जो कि प्रधान सचिव थे मोदी जी के, सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट रहे भारत के, उन्होंने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ये डकैती हुई है। उस डकैती के ऊपर देखो क्या हो रहा है, एसआईटी बन गई, एफआईआर बाद में हो रही है, चंपत राय जी खुले घूम रहे हैं, अनिल मिश्रा जी खुले घूम रहे हैं। तो ये लोग, अगर इन्होंने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, वीएचपी ने अगर पॉलिटिकल माइलेज लिया है, अगर राजनीतिक रोटी सेकी है भगवान राम के नाम पर, तो अगर भगवान राम के मंदिर में डाका डला है, लूट हुई है, तो उस पर जवाबदेही हमारी थोड़ी बनेगी भाई, आपकी बनेगी, क्योंकि फायदा आपने लिया, सरकार में आप हो। पर आप देखिए हो क्या रहा है। आप ये बताइए, एक बेसिक कॉमन सेंस है, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच का फैसला है, जिसमें कहा गया था कभी भी कोई संज्ञेय अपराध होगा, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो एफआईआर सबसे पहले होगी। अब देखिए, इतने बड़े चोरी का मामला है, एफआईआर ही नहीं हुई है। मतलब अगर मेरे घर पे आज चोरी हो जाए तो पहले एसआईटी बनेगी जी, उसके बाद एफआईआर होगी। ये क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं, संविधान से ऊपर चले जाते हैं। पर इनको ये पता नहीं कि लोग देख रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं। अब मैं राजस्थान पे आ जाता हूँ। राजस्थान में देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी कल होने वाले शिलान्यासों के खिलाफ नहीं है, जनता के लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा, जनता के, जयपुर के लोगों को बहुत सहूलियत होगी। जोधपुर में एयरपोर्ट बनेगा, बहुत अच्छी बात है। आपके रिफाइनरी का काम होगा, स्टार्ट होगा, बहुत अच्छा है, सब अच्छा होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं, तो राजस्थान की बारे में वो अपने सेक्रेटरी से, उनकी जो टीम के लोग हैं, उनको बताते भी होंगे कि साहब, रेप में आपका राजस्थान अव्वल चल रहा है, क्राइम अगेंस्ट विमेन में आपका आगे चल रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस में आपका आगे चल रहा है, जेल में हत्याएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खराब है, सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है। तो इनके ऊपर अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो कान में दो बातें बोल दें भजन लाल जी के। देखिए, भजन लाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको इतना अनुभव नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के जो बाकी नेता है, शीर्ष नेता, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, वो उनको साथ लेके चले, चीजें उनको सिखाएं, उनको बताएं। ठीक है, एक छोटा सवाल था जी संजय, एक छोटा सवाल था मेरा आपसे कि कांग्रेस पार्टी ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, वो इसे राजनीतिक मान रही है, सरकारी मान रही है? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी किसी कार्यक्रम में आए और वो कार्यक्रम राजनीतिक ना हो, ऐसे तो हालात ही नहीं है। आप कल देख लीजिएगा, मैं आपको यहीं से बोल रहा हूँ बैठा हुआ, कल अगर ये जहां भी मोदी जी के भाषण होंगे, तो ये सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकारों को कोसेंगे, गहलोत साहब की गवर्नमेंट को कोसेंगे, हमारे नेताओं को कोसेंगे। अशोक गहलोत का ही तो स्टेटमेंट है सर, वो बोल रहे कि अगर आ रहे तो कम से कम जनसभा तो करके जाते। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर जनसभा नहीं भी है, तो अगर वो कहीं भी पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे, चाहे किसी भी माध्यम से करें, तो मैंने कहा ना, मोदी जी स्वयं, उनकी एक कार्यशैली ऐसी है कि जब भी वो किसी सरकारी काम में, जिसमें बतौर सरकार की तरफ से कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कोई नींव रखी जा रही है, तो वहां वो आमतौर पर ये देखा गया है कि विपक्ष की सरकारों को घेरते हैं, उनको कोसते हैं और जनता से तालियां बजवाते हैं और बहुत प्रसन्नता के उसमें मूड में रहते हैं कि हाँ भाई, गाली दे रहे हो कांग्रेस को, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आनंद आता है। ठीक है प्रेम पाठक जी, आपने पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम जी, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी है। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश इस कार्यक्रम के जरिए देना चाहती है? क्या इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? सबसे बड़ा फायदा जो है वो किस नजरिए से मिल सकता है? कल के जो कार्यक्रम है मोदी जी के, निश्चित रूप से चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो उसका राजनीतिक या उस तरीके का उपयोग वो करना चाहेगी, फायदा भी लेना चाहेगी, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। क्योंकि विकास कार्यों का कहीं लोकार्पण है, कहीं शिलान्यास वगैरह जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, या युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र का देने का है, तो राजनीति में ये काम तो सब चलते हैं भाई। कोई भी पार्टी हो तो अगर कोई भी होगा तो राजनीतिक तो उसका फायदा लेना चाहेंगे ही। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी भी अगर करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक नेचुरल सी राजनीतिक प्रवृत्ति मान सकते हैं अपन। हाँ, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि कल का जो दिन है एक अच्छा दिन है, और विकास के हमारे राजस्थान को कल बहुत कुछ मिलने जा रहा है। हम उम्मीद ये करेंगे कि आगे भी राजस्थान के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए, और चूंकि राजस्थान में अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, तो इनको प्रयास करने चाहिए, मुख्यमंत्री जी हैं या पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, कि और भी केंद्र से हमारे आगे राजस्थान के लिए अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आए, विकास के, युवाओं के लिए जहाँ रोजगार के अवसर मिले, या हमारी राजस्थान की जो इकोनॉमी का वो उसको थोड़ा बूस्ट मिले, महंगाई पे कम जिस तरीके से एक तरीके से रोक लग सके, तो ये तो अच्छी बात है।
और रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो चूंकि आज के जमाने में अपन जानते हैं कि हर चीज को राजनीतिक दल तो अपने राजनीतिक चश्मे से तो देखेगा, जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर किसी की भी सरकार होगी तो वो निश्चित रूप से उसको राजनीतिक के उसका माइलेज कैसे ले सकता है उस बात पे तो वो सोचेगा ही। और लेकिन हम ये जानते हैं कि राजस्थान वासियों को इस सब दौरे में क्या मिल रहा है। एक आम नागरिक होने के नाते उसको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, कुछ अगर काम यहाँ जिस तरीके की बातें बताई जा रही हैं, तो क्या राजस्थान वासी का कोई भला है क्या? तो मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ राजस्थान वासियों के लिए अच्छा है, जो कि कुछ नया सौगात होगा। और खासकर रिफाइनरी जैसा जो काम हो रहा है वो राजस्थान के लिए वाकई में बहुत अच्छा है। राजस्थान वासियों को बहुत लंबे समय से इसकी एक इंतजार था जो कल पूरा होने जा रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ सभी लोगों का सहयोग मानना चाहिए। श्रेय लेने की इसमें कोई होड़ जैसी बात नहीं होनी चाहिए। ये है कि सभी को खुश होना चाहिए कि राजस्थान को नई सौगात मिल रही है। हम्म। ठीक है सुरेश जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। कांग्रेस का कहना है कि उनके समय में इसकी नींव रखी गई थी, तो श्रेय उनको भी जाना चाहिए। ऐसे कई स्टेटमेंट जिससे पहले आए भी हैं। साथ ही आम जनता है, उनके भी कई तरीके के सवाल है कि जो किसान है या जो जमीन देने वाले हैं उनको क्या कुछ लाभ मिला है, यानी कि जो लो स्केल है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोगों को लाभ देने की कोशिश की है। हालांकि बड़ा फायदा है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्या इम्पैक्ट इस आयोजन का रहेगा, इस भव्य समारोह का रहेगा। लेकिन उससे पहले जो आम जनता है, यानी कि जिन्होंने जमीन दी है, जो किसान है, उनको क्या फायदा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? एक तो जो इन्होंने कहा कि हमें भी उसका शिलान्यास हम लोगों ने करा तो उसका लाभ मिलना चाहिए, हमने जमीन दी थी। मेरे को आपत्ति है सेंटेंस पे इसलिए कि उस समय एचपीसीएल के अध्यक्ष थे बीके नामदेव। उन्होंने इस जमीन का निरीक्षण करा और निरीक्षण करके देखा कि 4800 एकड़ जमीन है वो बंजर पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि ये लीलाला साइट नाम था उसका, कि इस साइट पे काम हो सकता है। तो उसी साइट को चुना गया, जमीन नहीं दी गई, जमीन की लीज नहीं हुई, यानी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। तो ये एक तो फालतू की बात है। दूसरी बात अपन यदि ये कहें, इसके अंदर उन्होंने जो 2-3 सवाल उठाए, हर मामले से आजकल कांग्रेस पार्टी जो है वो डिनाई करने लगी, हर मामले से डिनाई कर लेती है। एक तो हमने राम मंदिर है उसके कभी काल्पनिक नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी उस समय यूपी की सरकार ने पक्ष रखा था, मैं ये बता दे रहा हूँ। उसके अंदर जब ये बात हुई थी रामेश्वरम की उस पुल की, मेरी घोर आपत्ति है, एक सेकंड के लिए हम उस मुकदमे में पार्टी नहीं थे। मेरे छोटा सा देखिए, मैं आपको सही कर रहा हूँ। संजय जी आऊंगी आपके पास, संजय जी मैं आऊंगी आपके पास। छोटी सी बात बोल रहा हूँ, कानून के बारे में जानकारी नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसमें पार्टी नहीं थी भाई, कैसी बातें करते हो? मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा, फिर आपको माफी मांगनी पड़ जाएगी। क्या मतलब टीवी में? नहीं, आप जजमेंट दिखा दीजिएगा। और आजकल यही कर रही है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि किसी मामले में जो है कोलगेट मामले में, मैं बताऊं कि कोलगेट मामला जो था उसके अंदर जो कोल इंडिया से जुड़ा हुआ था, सीबीआई, मई 2013 की बात है, सीबीआई को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था क्या कि इसको राजनीतिक जो इंटरफेयर इसके अंदर है और दबाव डाला जा रहा है, इसको मिसगाइड किया जा रहा है, तो सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है तात्कालिक समय की। क्या राम मंदिर में एफआईआर नहीं हुई? राम मंदिर में एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तार हो चुके हैं लोग 8 लोगों के खिलाफ। ये सब फालतू की बात है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव बात। मैं एक बार मैं आपके बीच, आपने शुरुआत में यही कहा था कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी बात का सम्मान किया, आप थोड़ी देर रुकेंगे। अब ये बात है कि वहां पर क्या फायदा वहां लोगों को मिलेगा, तो 50,000 से ज्यादा लोगों को वहां पर, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। जमीन का जो अधिग्रहण किया गया, पर्याप्त मुआवजा जो है बाजार दर पर वो उपलब्ध कराया गया है इसके अंदर। और जहां तक बात विकास की, डेवलपमेंट की है, तो अपन 2014 से आप कंपेयर कर लो, 248 किलोमीटर मेट्रो हुआ करता था देश के अंदर। आज वो लगभग 1100-1150 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। उस समय लगभग दिल्ली के अंदर ही मेट्रो था, 4-5 शहरों के और अंदर था तो वो 50 किलोमीटर था। अकेले दिल्ली में 200 किलोमीटर था, बाकी शहरों में 48 किलोमीटर। तो आज से केवल महानगर नहीं, टियर 2 सिटीज है, टियर 3 सिटीज है, वहां तक इसका विकास जो है उसकी रफ्तार बढ़ी है। दूसरी बात, जैसे एक्सप्रेस वे 93 किलोमीटर था, आज वो 7,500 किलोमीटर एक्सप्रेस वे हो गया है। निर्माण की जो सड़क निर्माण की गति है वो दोगुनी हो गई है। तो तमाम काम जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, युवाओं के अंदर जो मैंने अभी आपको बात रखी थी कि 2.2 लाख जो स्टार्टअप है, उसके माध्यम से 23 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भजनलाल जी की सरकार बनने के राजस्थान के अंदर स्टार्टअप्स की संख्या 2 साल में डबल हो गई है। 44,000 लोगों को राजस्थान के अंदर स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार मिला है।
कैलेंडर के माध्यम से भर्तियां करवाई जा रही है, 1.25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, 1 लाख का कैलेंडर निकाला गया है, 1 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन है। तो सरकार बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ही मैं कह रहा हूं सुनियोजित तरीके के साथ, और 34-35 नीतियां भजनलाल सरकार लेके आई है। शकल दिखा के टीका निकालने वाला काम नहीं कर रही, नीतियों के माध्यम से, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और एक सही दिशा के अंदर राजस्थान का और देश का विकास हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयासरत रही है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस पार्टी की तरह ओछी राजनीति नहीं करेगी, भ्रष्टाचार नहीं करेगी, लटकाने भटकाने का काम नहीं करेगी, नीतियों को तोड़ने मरोड़ने की काम नहीं करेगी, अपनों को जो है वो अपन ये कह सकते हैं कि रोजगार देना, अपने लोगों को ही उसमें शामिल करना, अपने लोगों को ही टेंडर देना, इस तरह की प्रक्रिया से जो देश का बेड़ा गर्क करा और देश के अंदर किस तरीके से देश की स्थिति इन्होंने कमजोर कर दी, जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसको किस तरीके से पिछड़ा दिया। मैं ये कहूंगी आज जीडीपी के अंदर आध्यात्मिक जो हमारा पर्यटन है उसकी भूमिका 2.2 है जीडीपी के अंदर। किस तरीके से हम लोगों ने आध्यात्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया है, ये देखा जाना चाहिए। कहीं गलती किसी ने करी है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। ठीक है संजय जी, आपका रिएक्शन, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं यही कह रहा था, इन्होंने जो कहा कि कोलगेट वाले जो मामले में इन्होंने बताया और रामेश्वरम वाले मामले में जो कह रहे थे, तो इनको शायद थोड़ा सा जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी उस मामले में पार्टी पक्षकार ही नहीं थी। आप सोचिए, अगर किसी मामले में कोई पक्षकार नहीं है तो वो कैसे जाके बोलेगा कि काल्पनिक है या नहीं है। अगर किसी मामले में आप पक्षकार बनोगे तभी तो बोल पाओगे। तो इन्होंने शायद कहीं से पढ़ लिया होगा, व्हाट्सएप पे बीजेपी वाले बहुत पढ़ते रहते हैं, तो उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें कैमरे पे बैठ के। दूसरी बात देखिए, जो मैंने बताया कि राजस्थान में खस्ता हाल है कानून व्यवस्था का, तो वो एनसीआरबी का डेटा है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं पढ़ा मैंने। तो इनको इस बात को मानना चाहिए कि राजस्थान में कानून व्यवस्था लचर है। तीसरी बात, अगर मोदी जी कल आ रहे हैं तो मोदी जी देश के पीएम हैं, ताकतवर पीएम हैं, तीसरी बार के पीएम हैं। गजेंद्र खींवसर हो, किरोड़ी मीणा जी हो और मदन दिलावर जी हो, पहली फुर्सत में घर बिठाना चाहिए, पहली फुर्सत में, क्योंकि मंत्री बनने के तीनों लायक नहीं है। एक तो मुख्यमंत्री को धमकाता है, जिनके खुद के डिपार्टमेंट में गिरफ्तारियां हो रही है। एक जो है वो प्रसूताओं का मजाक उड़ाता है कि नाचते गाते आई थी क्या, उससे पहले भी काफी बयान है। और एक ने तो हद ही पार कर दी, महिला पास में बैठी है और वैश्याओं और पतिव्रता और पत्नीव्रता इनकी बातें कर रहे हैं। तो ये तीनों डिजर्व नहीं करते मंत्री बने रहना। तो मोदी जी आ रहे हैं तो ये काम भी करते हैं, बहुत ताकतवर पीएम है, सब जानते हैं। इसके अलावा देखिए, बात सीधी सी है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। अगर किसी नीतिगत बात पे हमारा कोई विरोध है तो विरोध करेंगे। हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं रहे आज तक। आप आइए, सब कुछ करिए, कोई, मैं खुद कह रहा हूं ना, आपका स्वागत है, परंतु आप आ रहे हैं तो उस यात्रा को, उस ट्रिप को जो है और सार्थक बनाइए, जिससे कि आम राजस्थानियों का फायदा हो सके। अच्छा, अभी ये बात कर रहे थे कि साहब सनातन का अपमान। अरे भाई, सनातन का ठेकेदारी आपके पास है क्या? राम मंदिर आप लूट रहे हो, सारा चंदा आप खा गए। राम मंदिर में कौन है मुझे बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट, सुनो, सुप्रीम कोर्ट का, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जिसमें राम मंदिर बनेगा, वो फैसला जो आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि आप ट्रस्ट बनाइए। सुप्रीम कोर्ट से शायद चूक ही हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए था कि इसमें ट्रस्ट रिटायर्ड जज बनेंगे या कोई ऐसा बनेंगे, वो नहीं बोल पाए। तो इन्होंने क्या किया, पूरे आरएसएस की मंडली को भर लिया, ठीक है ना, पूरे वीएचपी को भर लिया। तो आज आपके सामने काम हो रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर में भी खुलासे हो रहे हैं अनियमितताओं के। ठीक है संजय जी, चलिए समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश जी, संजय जी, प्रेम जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।